कहाँ से शुरू करें? देखो, मुझे तो कल बस इतना समझ में आया कि इतने सारे बैटर्स इतनी अच्छी इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि उनको एक पॉइंट प्रूव करना था, फिर चाहे हमारे विराट कोहली हो या फिर रविंद्र सर जडेजा हो। लेकिन फिर बीच में आते हैं खलील अहमद भाई, और उन्होंने जिस इंटेंट से 18 गेंदों पे 60 के ऊपर रन खाए हैं, किसी बल्लेबाज के 60 के ऊपर रन इस स्ट्राइक रेट से नहीं है। भाई ने 18 गेंद पर 65 खा लिए, जो कि T20 हिस्ट्री में 3 या फिर उससे कम ओवर डालकर इतने बेहतर रिकॉर्ड रखने वाले अब एकमात्र खिलाड़ी और सबसे बेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं। और यार, कल मैं ऐसे ही मैच खत्म होने के बाद सीएसके फैंस का थोड़ा सा हाल पड़ रहा था, तो वो लिख रहे थे कि यार देखो, पता तो हमें तभी था कि हम मैच हार जाएंगे जब 180 के प्लस आप खा गए थे और उसमें रोमारियो दानो जाग भी गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जब हमारे अंदर आया कि क्या पता जीत जाए, तो हमने ये देखा कि उनका नंबर 7 रोमारियो शेफर्ड था और हमारा दीपक हुड्डा। अब इससे बड़ा रीजन और क्या चाहिए? ये देखने के बाद तो हमारी सोच भी जीत के सोच से डर रही थी, पर साला तुम इतना क्लोज ले जाकर फिर हार जाओगे, ये भी किसी ने ना सोची थी। तो कैसे एक स्टेज पर सीएसके के 80% से भी ज्यादा इस मुकाबले के जीत के चांसेस होने के बावजूद भी आरसीबी ने इस मुकाबले को अपना बना लिया, एक बार फिर से चलिए जानते हैं आज की वीडियो। चिन्नास्वामी पर मुकाबला था, तो ये बात तो आपको भी पता थी कि टॉस जीतेगी चेन्नई और वो करने जाएंगे चेस, क्योंकि आरसीबी ने तो कसम ही खा ली है कि भैया अपने घर पर टॉस जीतेंगे नहीं और अब मैच हारेंगे नहीं। भाई, आरसीबी की टीम के मर्द और औरत जात दोनों को मिला भी लोगे तो भी इस सीजन लगभग 9 टॉस हुए हैं और आरसीबी ने एक भी नहीं जीता है। लगभग क्या, कंफर्म 9 टॉस हुए हैं। और पता है आरसीबी को कितना बड़ा झटका लगा कि उनके 2 प्रमुख विदेशी खिलाड़ी फिल सॉल्ट और जॉश हेजलवुड दोनों इस मैच के लिए अनअवेलेबल थे। शायद वहीं पर सीएसके को उम्मीद आई थी कि ये सीएसके का मैच होना चाहिए, लेकिन सोचोगे तुम तो अब रियलाइज करोगे कि आरसीबी अपने 2 सबसे प्रमुख खिलाड़ियों के बिना भी अपने घर पर सीएसके को परास्त कर दी। भाई, ये टीम नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रही है। अब दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने मुकाबला भले जीता था, पर उनके इंटेंट पर बड़े सवाल उठाए गए। तो इस मुकाबले में तुम्हें पता है कि कंपलसरी किंग कोहली को जवाब तो देना ही था, तो उन्होंने जड़ दिए 62 रन और वो भी 187 के स्ट्राइक रेट से, और उनका साथ दिया जैकब बैथल ने, जो कि फिल सॉल्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, और बना दिए 55 रन 166 के स्ट्राइक रेट से। और मैं यहां पर एक बात बोलूंगा, मैं कुछ जिंक्स नहीं करना चाहता, लेकिन जब टीम के डेस्टाइन्ड होती है कुछ बहुत बड़े करिश्मे करने के लिए, तो कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं। आई मीन, फिल सॉल्ट इंजरी की वजह से नहीं खेलते हैं तो जैकब बैथल आते हैं। आपको लगता है कि शायद ये टीम कमजोर होगी, पर ये बंदा उस बंदे से 19 तो बिल्कुल नहीं है, कभी कभी 21 भले निकल जाए। तो बात यह है कि जो भी आप कर रहे हो साला, सब अगर स्पेशल ही हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये साल भी स्पेशल हो सकता है। और यार, विराट के बारे में तो मैं बस इसी चीज का सबसे बड़ा फैन हूं कि ये बंदा चुन चुन के रिवेंज लेता है, फिर चाहे इसके पहले केएल राहुल और दिल्ली हो और अब खलील अहमद। पिछले मैच में जब खलील भाई ने आंख दिखाई थी तो भाई ने बोला था कि बेटा तुझे अगले मैच में देखता हूं, अब तू गया बेटे, अब तू गया। और इस मुकाबले में इस बंदे को लेफ्ट, राइट एंड सेंटर मारा। इनफैक्ट कोहली भाई ने तो मारा ही, और उसके बाद रोमारियो ने जो मार मार के इसकी लाल की है, वो मंजर तो खौफनाक था। पर वही आरसीबी जिसके 10 ओवर में लगभग 97 थे और 12 ओवर में 121, अचानक से विराट के विकेट गिरने के बाद ये पूरी टीम बिखरती नजर आई और लगा कि सीएसके का कमबैक हो गया है, क्योंकि 12 ओवर में 121 तक पहुंचने वाली आरसीबी 18 ओवर तक मात्र 159 पर पहुंच पाई थी, जिसका मतलब यह था कि पिछले अपने 7 ओवर में आरसीबी ने मात्र 45 रन बनाए थे और 4 विकेटें गंवाई थी। मोमेंटम पूरी तरीके से सीएसके के पक्ष में था और लग रहा था कि इस बार तो ये चाहे तो 180 के भी नीचे रोक सकते हैं, जिसका मतलब तो सीएसके की जीत होता ही है। लेकिन फिर आता है चेन्नई के खिलाफ उनका वर्स्ट नाइटमेयर, यानी कि काली शक्तियां। फिर चाहे इसके पहले पोलार्ड रहे हो और अब रोमारियो शेफर्ड। और भाई साहब, रोमारियो ने इस मैच में जो मारा है ना, मार मार के पुतला बना दिया। और सबसे बेस्ट पार्ट, मारा किसको? उसी गेंदबाज को जिसने विराट कोहली से पंगा लिया था, यानी कि खलील अहमद। खलील को एक ओवर में जड़ दिए 33 और पूरे मोमेंटम की मां की आंख कर दी, सरसों का साग कर दिया और आरसीबी को इस मुकाबले में फेवरेट्स फिर से बना दिया। वो टोटल जो एक वक्त पर 190 तक जाने पर हफौली छोड़ रहा था, वो टोटल अब 213 तक पहुंच गया। रोमारियो शेफर्ड का मात्र 14 गेंदों में अर्धशतक हो गया, जो कि आईपीएल हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी। और इनफैक्ट एक ओवर में 33 रन खाकर खलील अहमद ने भी सीएसके के गेंदबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन खाने का रिकॉर्ड बना दिया। और भाई सच में रोमारियो की ये कुछ ऐसी पारी थी कि जिसके बारे में शायद कोई कुछ खास ज्यादा न सोच सकता था न कर सकता था। सीएसके के गेंदबाज भी बस यही कह सकते थे कि साला तैयारी टिम डेविड की थी और सिलेबस में रोमारियो शेफर्ड आ गया। पर लिटरली यार, व्हाट अ क्रेजी नॉक। और कह सकते हो कि रोमारियो का दिन था, बंदा जहां छू रहा था वहां छे जा रही थी। और इनफैक्ट आरसीबी के लिए चीजें कैसे अलाइन हो रही हैं आप ऐसे ही समझ लो कि लियाम लिविंगस्टन इस टीम में थे और उनकी जगह पर क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे थे तो रोमारियो शेफर्ड को लाया गया। और भाई साहब, ये बंदा जो अपग्रेड साबित हुआ है कि मुझे लगता है लियाम लिविंगस्टन का इसके बाद आईपीएल में कोई ग्रेड ही नहीं बचेगा। और एक आरसीबी फैन होने के नाते क्या तुम्हें पता है कि लियाम लिविंगस्टन के लिए आपकी टीम 8.75 करोड़ दे रही थी और रोमारियो 1.5 करोड़ में आए हैं। और काम वो करके चले गए जिसका सपना आरसीबी फैंस को जितेश शर्मा ने दिखाया था और जिसकी उम्मीद लियाम लिविंगस्टन से टीम ने लगाई थी,
पर एक्चुअली में इस टीम के लिए डेलावर, रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड ने किया है। खैर खलील के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है इट वाज जस्ट अ बैड डे, क्योंकि पूरे सीजन सीएसके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहा है वो इस टूर्नामेंट में। तो डेफिनेटली उस बंदे का दिन नहीं था। और वैसे भी अगर आप शेफर्ड जैसे दैत्य के हत्थे चढ़ जाओगे तो फिर इसमें कोई कुछ खास क्या ही कर सकता है। खैर पता है, रोमारियो की इस पूरी मार के दौरान मेरा जो ध्यान था वो इस बात पर था कि जब खलील भाई पेले जा रहे थे तो दीपक हुड्डा भाई जाकर उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। और मैं सोच रहा था कि वो मनोबल कैसे ही बढ़ा रहे होंगे। शायद यही कह सकते हैं कि बेटा अगर तुझे ये लग रहा है कि तेरे ज्यादा बुरे दिन है तो एक बार मेरे बारे में सोच लियो। ये जो तू 200 प्लस खा रहा है इसके लिए नंबर 7 पर इस टीम ने मुझे चुना है। तो तू ऐसे ही समझ ले कि कौन आखिर ज्यादा पेला जाएगा। खैर अब आरसीबी के 213 बन चुके थे और शायद हर एक समझदार व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई थी कि सीएसके को इस चेज में कम से कम 2 बार चेस करना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना है। पर यह बात 17 साल के लड़के आयुष को नहीं समझनी थी, क्योंकि वो बंदा एक नया इतिहास रचना चाहता था और आता है प्रॉपर इंटेंट के साथ। शुरू के 2 ओवर दोनों ओपनर्स टाइम लेते हैं और उसके बाद दोनों पारी पारी अटैक करना शुरू करते हैं। और इनफैक्ट जो काम रोमारियो शेफर्ड ने खलील के साथ किया था ऑलमोस्ट वही सेम काम आयुष 1 ओवर में भुवी के साथ कर जाता है। एंड स्टिल याद रखना कि भुवी इंडियन T20 हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज हैं और आयुष मात्र 17 साल का लड़का है। भाई उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली ये होप जगा रखी थी सीएसके की कि जो काम आप 2019 से नहीं कर पाए, इनफैक्ट इतना हाईएस्ट टोटल तो आप हिस्ट्री में चेज नहीं कर पाए, वो मैं करके देता हूं। और यार मुझे आयुष मात्रे की सबसे बेहतर बात ये लगी ना कि ये बंदा ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है। हम वैभव की बहुत बात करते हैं उनकी उम्र को लेकर, पर रियलिटी यह है कि आयुष भी 17 साल के ही हैं, ओरिजिनल वाले 17 साल। और उसके बाद जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस बंदे ने इस मुकाबले में की थी ना, कोई ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं थी बल्कि मैच्योरिटी से पारी खेल रहे थे, कैपिटलाइज कर रहे थे, अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, क्लासिकल शॉट्स खेल रहे थे। और इसीलिए मुझे इस बंदे को देख कर लगा कि ये बंदा ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। ये कोई T20 का ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है कि आएगा मारेगा घुमाएगा, ये बंदा क्लास प्लेयर बनेगा। और आयुष और जडेजा की ये इनक्रेडिबल और हिस्टोरिक पार्टनरशिप की ही बदौलत ऐसा हुआ था कि आरसीबी के जीत के चांसेस मात्र 20% बचे थे, क्योंकि 16 ओवर तक 170 पर पहुंच चुकी थी चेन्नई और उनके पास 8 विकेट अभी भी हाथ में थे। पर थाला, अंपायर और रजत पाटीदार हैड अदर प्लान्स। अब थाला ने तो खुद ही बोल दिया ना भाई कि यार ये हार मेरी वजह से थी, क्योंकि ये मुकाबला मुझे फिनिश करना चाहिए था, मुझे 1-2 शॉट्स और एक्स्ट्रा खेलने चाहिए थे, मैंने नहीं खेले। इनफैक्ट उनको तो फुल टॉसेस भी मिली थी। पर अंपायर साहब के क्या कहने, अंपायर साहब तो ब्लेम लेने को तैयार भी नहीं है। हाँ, पर इससे आरसीबी फैंस का बस ये नुकसान हुआ है कि वो जो अब तक एमआई को बड़े आसानी से ब्लेम करके निकल जाते थे, अब वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया नितिन मेनन साहब आपने ये क्या किया। अब देखो आयुष आउट हुआ था और ब्रेविस एक ऐसा खिलाड़ी था जो आसानी से इस मैच को स्टिल अंडर कंट्रोल रख सकता था, पर अगली ही गेंद पर एक फुल टॉस गेंद पड़ती है जो क्लियरली लेग स्टंप मिस कर रही थी, पर लुंगी एनगीडी की इस गेंद को अंपायर ने आउट दिया। दोनों बल्लेबाज देखते ही नहीं है, वो रन भागते रहते हैं और जब वो देखते हैं कि उन्होंने आउट दिया है तो फिर वो रिव्यू के लिए जाते हैं। पर याद रखना कि इस बीच में हमारी टीवी स्क्रीन पर तो कभी वो टाइमर चला नहीं। लोग बोल रहे हैं कि वो टाइमर स्टेडियम में चला था। मेरे भाई अगर वो स्टेडियम में चला था तो अगर ब्रेविस ने रिव्यू टाइम पर नहीं लिया तो ये ब्रेविस की गलती है, लेकिन अगर वो टाइमर स्टेडियम में भी नहीं चला था तो मैं कहता हूं कि किसी भी कीमत पर डेवाल्ड ब्रेविस आउट नहीं थे और ये बहुत ही गलत डिसीजन था। क्योंकि पहले तो अंपायर ने एक बहुत ही ब्लाइंड गलती की जो कि क्लियरली नॉट आउट दिख रहा था बच्चे को, और उसके बाद उसको रिव्यू भी ना करने देना, दैट वॉज जस्ट क्रेजी। और उसके पीछे का मेरा लॉजिक बहुत क्लियर है कि टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते क्यों हो। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल इसलिए होती है ताकि डिसीजंस और सही किए जा सके। तो जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये डिसीजन गलत है तो इसको सही करने के लिए ही तो टेक्नोलॉजी है ना। या फिर उनको नियमों के इस तरीके के दायरे में रख दो कि अगर आपको सही और गलत दिख भी रहा हो फिर भी आप उसका चयन ना कर पाओ। और यही वो स्टेज था जहां से मैच पलटना स्टार्ट हुआ। रजत पाटीदार कप्तान के तौर पर एक बार फिर से मैदान में आते हैं और वो लेते हैं एक बहुत बड़ी कॉल। श्रेयस शर्मा को करवाते हैं 18वां ओवर और उस बंदे ने मात्र 6 रन देकर ओवर निकाल दिया। देखो हम बहुत लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, फिर चाहे रोमारियो शेफर्ड हो, यश दयाल हो, पर मुझे लगता है कि रजत पाटीदार को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए। भाई वो बंदा कप्तानी नहीं कर रहा था, आरसीबी बहुत पीटी जा रही थी, आता है लास्ट के 4-5 ओवर कप्तानी करता है और पूरा मैच पलट जाता है। चाहे लक फैक्टर कह लो, किस्मत कह लो या फिर एक तुक्का कह लो, पर उसका श्रेयस शर्मा को ओवर देना मेरे हिसाब से वो गेम चेंजिंग ओवर था, क्योंकि वहां तक सीएसके कंट्रोल में थी और अगर वो ओवर महंगा चला जाता ना तो मैच बचता ही नहीं आखिरी ओवर तक आने के लिए। पर आता है क्योंकि भुवी भी उसके बाद एक कमाल का बैकअप ओवर डालते हैं और आखिरी ओवर फिर से आते हैं यश दयाल, चिन्नास्वामी का स्टेडियम, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर। ये हमने माजरा पहले भी देख रखा है। इसके पहले चाहिए थे 17, यश दयाल ही जीते थे। इस बार चाहिए थे 15, जीते फिर भी यश दयाल। पता है हम इसे इस तरीके से देख रहे हैं कि बंदे ने 15 ओवर अंत के ओवर में बचाए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबल लगते हैं बचाने में। पर अगर आप इसे इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि बंदे ने एक नो बॉल डाली जिस पर वो 6 खाया और उसके बाद सीएसके को जीत के लिए 3 गेंदों पर मात्र 6 रन चाहिए थे, उसके बावजूद भी अगर आरसीबी 2 रनों से जीत गई,
अब आपको समझ में आएगा कि उस बंदे ने कितना क्रेजी ओवर डाला है। एक छक्के ने भले वर्ल्ड कप न जिताया हो, पर यश दयाल की ये आखिरी 3 गेंदों ने आरसीबी को 2 पॉइंट्स और क्वालिफिकेशन दोनों जरूर दिला दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है आईपीएल हिस्ट्री में कि आरसीबी ने सीएसके को लीग स्टेज के दोनों मुकाबले हरा दिए। और वो ट्रेंड फिर से कंटिन्यू रहा कि इस सीजन बहुत से इतिहास बनाए जा रहे हैं और सीएसके के गेंदबाज और उनके इतिहास दोनों तोड़े जा रहे हैं। और सच में भाई, यश दयाल की स्टोरी तो हमें यही बता रही है कि साला अब हम वो लिपड़ू चिपड़ू गेंदबाज नहीं रहे कि हमें पड़ेंगे 5 छक्के। अब बेटा चाहे 17 बचाने हो, चाहे 15 बचाने हो, चाहे वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर हो, चाहे जो खड़ा हो, जीतेगा तो थारा भाई। देखो, आरसीबी ने इस मुकाबले में वैसे बहुत ब्लंडर किए हैं जिनको शायद आप छुपा भी नहीं पाओगे। शायद इसी वजह से सीएसके इतना क्लोज आई, वरना सीएसके इस सीजन कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है भी नहीं कि इतने क्लोजेस्ट मैचेस ला भी पाती। लेकिन सवाल तो सीएसके के फैंस के मन में अभी भी यही होगा कि रविंद्र जडेजा आपका फिनिशर के तौर पर खिलाड़ी अगर वहां पर खड़ा था और फिर भी आप मुकाबला हार गए, आप 3 गेंदों पर 6 नहीं बना पाए, जबकि शिवम दुबे और जडेजा दोनों को वो 3 गेंदें फेस करने को मिली थी। तो सवाल आपसे है, शायद सामने वाली टीम नहीं जीती है, आप ज्यादा हार के जिम्मेदार हैं। खैर, ऐसा ही कुछ सीजन ही रहा है आरसीबी का कि भाई ये टीम ना हार के मुंह से जीत छीन ले रही है। और मुझे तो लग रहा है कि इस सीजन कुछ क्रेजी होने वाला है, जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बता रखा है। हालांकि मैं आरसीबी फैंस की दरख्वास्त करूंगा, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, 1 गेम एट अ टाइम, बात ही नहीं करनी है भाई। तुम पंजाब छोड़ो, तुम हैदराबाद की बात करो, चेन्नई की बात करो, लेकिन तुम भैया आरसीबी अपने बारे में बात मत करो। एकदम चुपचाप रहने का, सीधा आगे बढ़ने का, क्वालिफिकेशन हो गया, टॉप 2 देखने का, फाइनल खेलने का, बाकी तुम समझदार हो आगे क्या करने का, ज़्यादा डिस्कस नहीं करने का। पर हाँ, आज का मैच जरूर डिस्कस करने का, क्योंकि मुकाबला है केकेआर और राजस्थान के बीच, और आपको जानना है कि मेरी प्रेडिक्शंस इस मुकाबलों को लेकर क्या है। ईडन गार्डन में मुकाबला है, केकेआर के लिए डू और डाई है, तो उनके लिए अब सारे रसल मसल सबको चलने पड़ेंगे। मुझे लगता है केकेआर जीत के साथ शुरुआत करेगी, ये मुकाबला अपने घर पर जीतेंगे। बात रही पंजाब और लखनऊ की, तो मुकाबला होगा खूबसूरत मैदान धर्मशाला में, और यहाँ पर हमने देखा है कि तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक मदद मिलती है, शुरू में बल्लेबाजों को धर्म संकट आता है। एक नई पिच है, नई कंडीशंस हैं, तो देखना रहेगा कि किस तरीके की कंडीशन सर्व की जाती हैं, उस पर मैच बहुत कुछ डिफाइन हो सकता है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की फॉर्म पंजाब के पास है, वो ये मुकाबला जीतेंगे। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि दोनों मैचेस में कौन मुकाबला जीतने वाला है, मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बाकी टेलीग्राम पर आ जाओ, फाइनल प्रेडिक्शन वहीं पर मिलती है, मैच के टाइम पर बातचीत वहीं पर होती है। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में।